गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लाइव सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। देखो, हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था गैसीय अवस्था, और गैसीय अवस्था में थ्योरी वाला जो जितना भी पार्ट था वो सारा का सारा मैंने आप लोगों को डिस्कस करवा दिया है। देखो, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, देखो एक तो एक छोटा सा पार्ट रह गया हमारा गैसों का द्रवीकरण, उसको डिस्कस कर लेते हैं, और फिर कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, गैसों का द्रवीकरण का मतलब है किसी गैस को द्रव में कन्वर्ट करना। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी गैस का द्रवीकरण करना है, तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा? पास लाना पड़ेगा। अगर हमें किसी गैस का द्रवीकरण करना है तो उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन गैस के जो अणु हैं, उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको पास लाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर दूर दूर होंगे तो वो गैस में है ही, अगर पास लेके आएंगे तब उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, और आकर्षण बल लगने से वो जो पास आ जाएंगे तो वो गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। इसका मतलब देखो, अगर किसी भी गैस को अगर द्रव में कन्वर्ट करना है तो हमें दो कंडीशंस ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो निम्न ताप। देखो, मैंने आपको बता रखा है कि अगर ताप का मान ज्यादा होगा तो गैस के अणु दूर दूर होंगे। मैंने क्या बता रखा है? अगर ताप ज्यादा होगा तो जो गैस के अणु हैं वो दूर दूर होंगे। इसका मतलब जो गैस है वो गैस ही रहेगी। लेकिन अगर ताप को हम लोग कम कर देंगे तो गैस के अणु पास आ जाएंगे, या फिर पास रहेंगे, और पास रहेंगे तो जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? द्रव में। अब देखो, एक कंडीशन हो गई कि अगर हमें किसी गैस को द्रव में कन्वर्ट करना है तो अणुओं को पास लाना होगा। पास लाने के लिए ताप को निम्न रखना पड़ेगा। एक तरीका और है अणुओं को पास लाने का, और वो क्या है? उच्च दाब। अगर हम लोग दाब का मान बढ़ा दें गैस के ऊपर, तो मैं खूब बार बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं कि गैस के अणु पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब एक सीधी सी कंडीशन ध्यान रखना, अगर किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें दो कंडीशन रखनी पड़ेंगी, उच्च दाब व निम्न ताप की कंडीशन रखनी पड़ेगी। ध्यान रख लेना भाई, उच्च दाब व निम्न ताप की कंडीशन हमें रखनी पड़ेंगी। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक बात और बताई थी, उच्च दाब व निम्न ताप, इस कंडीशन पर मैंने कहा था कि सारी की सारी गैस के अणु पास आ गए तो उनके बीच में आकर्षण बल काम करेंगे, और आकर्षण बल काम करेंगे तो इस कंडीशन में जो गैस है वो वास्तविक गैस होगी, या वास्तविक गैस का व्यवहार करेगी। लेकिन अगर इसे उल्टा कर दें, निम्न दाब व उच्च दाब, ताप का मान निम्न है, ताप का मान उच्च है, तो गैस के अणु दूर दूर चले जाएंगे, और गैस के अणु दूर दूर चले जाएंगे तो उनके बीच कोई आकर्षण काम नहीं करेगा, और कोई आकर्षण काम नहीं कर रहा। इसका मतलब इस कंडीशन में सारी गैसें आदर्श गैस का व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरीके से, कहीं आपको कुछ भी इश्यू नहीं होना। ठीक है। अब देखो, अगर गैसों का लिक्विफिकेशन हमें करना है तो हमें कुछ कंडीशंस ध्यान रखनी पड़ेगी। हमने कह दिया ताप को कम रखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको बहुत कम कर दें। तो यहां पे हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे अब गैसों से द्रवीकरण से रिलेटेड। एक तो क्रांतिक ताप, जिसको टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्रांतिक दाब जिसको टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक क्रांतिक आयतन जिसको कि वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब देखो, अच्छी तरीके से समझ लेना, मैंने कहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के अणु दूर दूर चले जाएंगे और गैस में गैस ही रह जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, टेम्परेचर को हमें कम करना है तो हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत कम कर दे, नहीं,
एक मिनिमम टेम्परेचर हमें रखना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि वह अधिकतम ताप जिसके ऊपर किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकते, चाहे आप कितना भी दाब लगा दो। क्योंकि अगर वो टेम्परेचर उससे ज्यादा है ना, तो गैस के अणु दूर दूर ही रहेंगे, चाहे आप कितना भी प्रेशर लगा लो। तो वह अधिकतम ताप जिसके ऊपर, नीचे तो किया जा सकता है लेकिन उसके ऊपर नहीं किया जा सकता, तो वह अधिकतम ताप जिसके नीचे, देखो ध्यान से समझना मेरी बात अच्छी तरह से, दो चीजें हैं, देखो समझना मैं क्या कह रहा हूं। वह अधिकतम ताप जिसके ऊपर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, चाहे दाब कितना भी लगा दो। और दूसरा क्या है, वह अधिकतम ताप जिसके नीचे गैस को दाब लगा करके द्रवित किया जा सकता है। अच्छी तरह से समझ लो भाई, उसके ऊपर आप कितना भी प्रेशर लगा लो, गैस द्रवावस्था में कन्वर्ट नहीं होगी, लेकिन उसके नीचे, उस टेम्परेचर के नीचे आप गैस का दाब बढ़ा करके उसको आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसको जो है टीसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टीसी की वैल्यू आपको हमेशा ध्यान रखनी है 8A/27 RB। देखो इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, केवल और केवल जो क्रांतिक ताप है गैस का, वो वान डेर वाल स्थिरांक A, B और गैस नियतांक पर निर्भर करता है। और देखो मैंने आपको बता दिया है, जो A और B है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब जो क्रांतिक ताप है वो भी किस पर निर्भर करेगा, गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, एक सीधा सी लाइन और, क्रांतिक दाब, देखो ये सीधी सी कहानी है। क्रांतिक टेम्परेचर हो गया, क्रांतिक ताप के नीचे, क्रांतिक ताप के नीचे वह न्यूनतम दाब जिस पर किसी गैस को द्रवित किया जा सकता है, वो उस गैस का पीसी कहलाता है। और पीसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A/27B²। ये आप अच्छी तरीके से समझ लेना भाई, ये भी ए और बी पे निर्भर करता है। और दूसरी कंडीशन समझ में आ गई, क्रांतिक दाब मतलब क्रांतिक ताप से नीचे वह न्यूनतम दाब जिस पर किसी गैस को द्रवित किया जा सकता है, क्रांतिक दाब कहलाता है। और क्रांतिक टीसी, क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर किसी गैस का जो आयतन होता है, वो उस गैस का क्रांतिक आयतन कहलाता है। और जो क्रांतिक आयतन का फॉर्मूला है वो होता है Vc बराबर 3V, वान डेर वाल्स कांस्टेंट का 3 गुना। ये फॉर्मूले देखो पूछे जा सकते हैं आपसे, आप इनको अच्छी तरह से याद रख लेना। ऐसा नहीं कि चला दिया काम, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ध्यान रख लेना अच्छी तरीके। ठीक है, देखो एक चीज और मैंने बताई थी आपको, बॉयल टेम्परेचर याद होगा आप लोगों को। और बॉयल टेम्परेचर मैंने क्या बताया था, TA बराबर A/RB, ये मैंने बताया, ध्यान रख लेना। ये पूछा भी जा सकता है कि ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता, तो ध्यान रखना ये चारों चीजें केवल A और B पे डिपेंड करती है। और A और B जो है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि TC, PC, VC और TI केवल और केवल गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। और मैंने TI का क्या बताया था आप लोगों को, जो टेम्परेचर TI था वो TI क्या बताया था, बॉयल टेम्परेचर मैंने बताया था आप लोगों को। मैंने ये कहा था कि किसी भी गैस का वो टेम्परेचर जो जिस पर पर्याप्त ताप की उपस्थिति में, पर्याप्त दाब की उपस्थिति में, वह ताप जिस पर पर्याप्त दाब की उपस्थिति में कोई गैस या कोई वास्तविक गैस आदर्श गैस का व्यवहार करती है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे तो गैस आदर्श व्यवहार ही प्रदर्शित करती है, लेकिन वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस जो है वो आदर्श गैस का व्यवहार प्रदर्शित। अब देखो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और वो बस वहीं से क्वेश्चन आएगा, या तो इन तीनों का फॉर्मूला, और जो क्वेश्चन आएगा वो है, ध्यान रख लेना, एक सीधी सी लाइन है, जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना ज्यादा होगा, जिस गैस का TC जितना ज्यादा होगा, उस गैस का द्रवीकरण उतना ही आसानी से होगा, उतनी ही आसानी से या उतनी ही जल्दी होगा। बस यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रख लेना।
देखो दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से। एक तो आपको क्रांतिक ताप दे करके गैसों के द्रवीकरण का ऑर्डर पूछ लेगा, गैसों के द्रवीकरण का ऑर्डर पूछ लेगा, और दूसरा जो है यहां से वो आपको तीनों का फॉर्मूला पूछ सकता है कुछ भी दे करके, ठीक है। गैसों का द्रवीकरण यहां से पूछ सकता है वो, ठीक है। एक आपको जो अभी तक पूछा गया है, कई बार CO2 के लिए PC की वैल्यू पूछ लेता है, PC की वैल्यू पूछ लेता है, या फिर VC की वैल्यू पूछ लेता है। किसके लिए? CO2 के लिए पूछा हुआ भी है। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि यहां से किस तरह से क्वेश्चन आता है। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से? तो दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखो यहां से समझ लो आप लोग। अब देखो देखो ये कुछ गैसों के क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन है। और देखो ये CO2 की बात करें तो CO2 का क्रांतिक ताप है, CO2 का क्रांतिक ताप कितना दे रखा है? 304.10 डिग्री केल्विन दे रखा है। देखो इसको अगर सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो देखो 304.10 में से 273.15 का उठा देना तो लगभग 30.95 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आएगा। जो परफेक्ट वैल्यू होती है आंकड़ों में वो होती है 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्रांतिक ताप है किसका? CO2 का। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। ये केल्विन में पूछे तो 304.10 केल्विन, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखो यहीं से एक चीज और समझ सकते हैं, देखो ध्यान से समझ लेना। सबसे ज्यादा क्रांतिक ताप H2O का है, तो सबसे इजीली लिक्विफिकेशन H2O का, फिर क्रांतिक ताप है NH3 का, फिर उसके बाद NH3, उसके बाद CO2, उसके बाद O2, उसके बाद N2, उसके बाद H2, उसके बाद हीलियम। और ध्यान रखना अगर जैसे मैं न्यूमेरिकल्स में भी करवाऊंगा आप लोगों को, अगर SO2 की बात की जाए तो उसका इससे भी ज्यादा। ये आप लोग ध्यान रख लेना। ये इनके द्रवीकरण का ऑर्डर है, और किसके अनुसार है ये द्रवीकरण का ऑर्डर? जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। ये जो द्रवीकरण का ऑर्डर है वो किसके अनुसार है? इनके क्रांतिक ताप के अनुसार। ध्यान रख लेना भाई, क्रांतिक ताप जिसका ज्यादा होगा उसका द्रवीकरण उतना ही आसानी से होगा। तो सबसे, अब कोई भी 4 ऑप्शन देकर के आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि इनके गैसों के क्रांतिक ताप ये हैं, अब बताओ इनके द्रवीकरण का ऑर्डर क्या होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको जब वान डेर वाल्स कांस्टेंट पढ़ाए थे वान डेर वाल्स समीकरण में, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस गैस के लिए वान डेर वाल्स कांस्टेंट A का मान ज्यादा होगा उस गैस का द्रवीकरण आसानी से होगा। तो आप देख लो H2O के वान डेर वाल्स कांस्टेंट का मान सबसे ज्यादा है, तो H2O का द्रवीकरण सबसे आसानी से, फिर NH3 का, तो फिर द्रवीकरण H2O के बाद आसानी से जो द्रवीकरण होगा वो किसका होगा? अमोनिया का। उसके बाद देखो कार्बन डाइऑक्साइड का 3.59, तो देखो यहां पर CO2 का द्रवीकरण होगा। मैं आप लोगों को एक सजेशन दे रहा हूं कि ये वैल्यूज जरूर ध्यान रखना। ये जो CO2 का जो क्रांतिक ताप है, क्रांतिक दाब है और क्रांतिक आयतन है, ये वैल्यू आप जरूर ध्यान रखना। देखो मैंने लिख के दे दिए, NCERT से ली है मैंने, आपको डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों पिक जो हैं वो NCERT की हैं। एक ही वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, किसका ज्यादा है किसका कम है, ये सारी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। तो चाहे वान डेर वाल्स स्थिरांक A के बेसिस पर गैसों का द्रवीकरण देखो, तो देखो H2O का सबसे ज्यादा है तो इसका द्रवीकरण सबसे आसानी से, फिर NH3 का, फिर CO2 का, फिर CH4 का, फिर N2 का, फिर H2 का। या फिर आप क्रांतिक ताप के आधार पे देख लो, जिसका क्रांतिक ताप जितना ज्यादा होगा उस गैस का द्रवीकरण उतना ही आसानी। ठीक है भाई। तो देखो ये तो आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। जितना भी थ्योरी का पोर्शन था मैंने सारा करवा दिया है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जो पिछली सालों की एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आप लोग ध्यान रख लें। ठीक है, तो डिस्कस कर ले हम लोग कुछ क्वेश्चंस। द्रवीकरण का ऑर्डर मैंने बता दिया है, जिसका क्रांतिक ताप ज्यादा उसका द्रवीकरण उतना ही आसानी से। सबसे ज्यादा इस लिस्ट के अकॉर्डिंग क्रांतिक ताप H2O का, तो H2O का द्रवीकरण सबसे
आसानी से। ठीक है भाई। तो ये अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स जो पिछली सालों के एग्जाम में आए। देखो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, और पहला न्यूमेरिकल क्या है, देखो मैंने प्योर हिंदी में लिखा है, किसी गैस की निश्चित मात्रा का एक वायुमंडलीय दाब पर एवं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन 149 लीटर है। देखो आप समझो क्वेश्चन को कैसे लिखना होता है। देखो वो कह रहा है किसी गैस की निर्धारित मात्रा का एक वायुमंडलीय दाब, तो P1 या P मान लो, P कितना दे रखा है 1 atm, दाब कितना दे रखा है 2, T कितना दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको केल्विन में जोड़ेंगे तो 273 प्लस 25 बराबर 298 केल्विन, और आयतन दे रखा है 149 लीटर, मींस 149 लीटर। आगे क्या बोल रहा है सुन लो। तो इस गैस की इसी मात्रा का आयतन, तो इस गैस की इसी मात्रा का आयतन मानक ताप दाब पर कितना होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मानक ताप दाब। मैंने बताया था आपको मानक ताप दाब का मतलब क्या है। मानक ताप दाब का मतलब क्या है मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, आगे चलें। अब देखो आगे की कहानी क्या है। तो हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को समझ लो कि देखो इस टेम्परेचर, इस प्रेशर और टेम्परेचर पर वॉल्यूम दे रखा है, मीन्स हम लोग इनको कह सकते हैं P1, T1 और V1। अब कह रहा है वो कि गैस का आयतन इतना ही है, गैस जो हमारी है वो इतनी ही है, लेकिन उसका आयतन कितना होगा STP पर। अब देखो STP पर जो प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है और वॉल्यूम होता है, तो इसको P2, T2 और V2 ले लेंगे। तो देखो गैस की इसी मात्रा का आयतन, तो आयतन पूछा है, तो देखो ये तो आपका चला जाएगा क्वेश्चन पे। और देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है भाई, मैंने बता दिया था। देखो सारी चीजें पहले, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, सॉरी स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 273 केल्विन। और जो STP पर जो हम लोग प्रेशर लेते हैं वो आपका 1 atm ही होता है। तो देखो P1, T1, V1 की वैल्यू आ गई, P2, T2, V2 की वैल्यू आ गई। अब देखो आप सारे के सारे गैस नियमों को याद करो, और ऐसा कौन सा गैस नियम है जिसके समीकरण में ये तीनों आते हों। अब आप याद कर लो, मैंने आपको बताई थी एक बात, अगर आपको याद हो तो, मैंने आदर्श गैस समीकरण में कहा था कि अगर न्यूमेरिकल करना है तो हम लोग यूज करेंगे P1 V1 T1 बराबर P2 V2 T2। ध्यान रखना ये आदर्श गैस समीकरण का गणितीय रूप था जिसको कि हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। देखो अब इनकी वैल्यू पुटअप कर दो, P1 की जगह 1 atm इंटू 149 लीटर, वैल्यू हमेशा साथ रखनी है भाई। और T कितना है 298 केल्विन बराबर P2 कितना है 1 atm इंटू V2 कितना है, V2 हमें कैलकुलेट करना है अपॉन T2 कितना है 273 केल्विन। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरीके से, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमें V2 कैलकुलेट करना है, तो देखो V2 को कैलकुलेट करेंगे तो देखो इन तीनों को गुणा करके, क्या कह रहा हूं, इतनी न्यूमेरिकल आनी चाहिए, इन तीनों को गुणा करके इन दोनों का भाग दे देंगे। इतनी तो आती होगी मैथमेटिक्स कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो V2 का फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, V2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 atm इंटू 149 लीटर इंटू 273 अपॉन 298 इंटू 1 atm। देखो यहाँ पे आप केल्विन लगा लेना दोनों में, ठीक है। देखो 1 atm से 1 atm कैंसिल हो गया, देखो 149 से 298 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। और देखो अब क्या बचा आपके पास, V2 बराबर सीधा सीधा बच गया आपके पास, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, 273 बटे 2, और 273 में 2 का भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 136.5 लीटर। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरीके का, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जस्ट 1 मिनट, वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये वाला हो। देखो मैं फिर कह रहा हूं, न्यूमेरिकल की फिजिकल में मैंने देख लिया है, बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कर लें। कहीं भी कोई इश्यू हो मैं हूं, आपको कहीं डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो इसके बाद लगभग 1 से 2 क्लास और आएंगी न्यूमेरिकल्स की, जो हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल हो गया भाई, ये देखो 2011 स्कूल लेक्चरर की, सॉरी स्कूल जो टीचर सेकंड ग्रेड की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, आदर्श गैस का अणुभार निम्नलिखित समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। और ये जो है 2013 सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, आदर्श गैस का अणुभार किस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। और देखो अगर आपको याद हो अब अच्छी तरीके से, तो जब मैंने आपको आदर्श गैस समीकरण बताया था तो मैंने कहा था कि आदर्श गैस समीकरण को हम लोग दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं। और मैंने कहा था कि n जो है वो मोलों की संख्या है, और मोलों की संख्या जो होती है पदार्थ का ग्रामों में भार अपॉन उसका अणुभार, ये मैंने बताया था। और फिर मैंने कहा था कि n बराबर हम लोग लिखेंगे W अपॉन m। m क्या था, W क्या था, पदार्थ का ग्रामों में भार, और m क्या था, उसका अणुभार। तो देखो इसकी जगह जब हमने ये वैल्यू रखी थी तो Pv बराबर क्या था हमारा, nRT। Pv बराबर क्या था हमारा, nRT, और n की जगह हमने क्या रखा था, Pb बराबर W अपॉन m RT हमने रख दिया। याद आ रहा है आप लोगों को सारा का सारा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा तरीके से लिख सकते हैं, इस m को मैं इधर ले आता हूं और v को इधर ले जाता हूं, तो W अपॉन v RT। और मैंने ये कहा था कि ये जो है घनत्व है, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, D बराबर m बाई v, मतलब पदार्थ का भार अपॉन उसका आयतन। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता था, Pm बराबर DRT। D किसको रिप्रेजेंट करता है, घनत्व को। और अगर ये हमारा अणुभार है, अगर हमें m कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, DRT अपॉन, चेक कर लो भैया, DRT अपॉन P, सॉरी DRT अपॉन P। ये अणुभार गया, मैंने बताया आप लोगों को क्लास में। देखो ये ऐसे की ऐसे आ जाएगा, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला होगा। देखो मैं बताऊं बिल्कुल भी टफ पेपर नहीं आता है, ध्यान रखना सेकंड ग्रेड का, बस पूरा सिलेबस पढ़ जाना। सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री में बहुत मजे की बात बताता हूं, मैंने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है सारा। आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है, सिलेबस टू सिलेबस पढ़ना है, ना इधर का ना उधर का, एक सिंगल लाइन भी बाहर नहीं जा रहा। जो मैं पढ़ा रहा हूं आप देख लेना, किसी भी साल के क्वेश्चन में आपको 100% वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का वो क्या है, हमारा फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अणुभार ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, DRT अपॉन m। P कैसे आया है मैंने आपको क्लास में भी बता दिया था, और यहां पर भी मैंने। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको सारे वेगों के बारे में बताया, वहीं से एक क्वेश्चन है, किसी गैस का वर्ग माध्यम मूल वेग दुगना होगा जब ताप को, मतलब कोई भी गैस है उसका वर्ग माध्यम मूल वेग है। अब देखो सबसे पहले तो आप वर्ग माध्यम मूल वेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। और देखो मैंने आपको बताया था सारे फॉर्मूले, मैंने कहा था वर्ग माध्यम मूल कितने वर्ड आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो इसको कर देना DRT अपॉन n, बस सीधा सा कंसेप्ट है भाई। ठीक है, तो देखो मान लो ये आपका वर्ग माध्यम मूल वेग है किसी भी गैस का, ठीक है, उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, किसी गैस का वर्ग माध्यम मूल वेग दुगना करना है, और दुगना करना है और केवल टेम्परेचर में चेंज करना है। तो देखो सीधी सी बात है, ये जो टेम्परेचर है वो अंडर रूट में है, तो हम लोग इस टेम्परेचर को इतना बढ़ा दें कि उस संख्या का अंडर रूट करने पर 2 आए। दुगना करना है ना, इस VRMS को क्या करना है, दुगना करना है। देखो आप अगर फॉर्मूले पे जाओगे तो बहुत ज्यादा नहीं सीख पाओगे, मैं बता दूं आप लोगों को दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। आप देखो सोच के देखो, आपको क्या करना है, VRMS बराबर
3RT/m। आपको केवल टेम्परेचर में चेंज करने, उस पूरे को दुगना करना है। तो हम लोग टेम्परेचर को कितना गुना करें कि यहां पर 2 आ जाए, तो ऑब्वियस बात है हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे, और जब 4 का अंडर रूट होगा तो कितना आएगा 2। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को 4 गुना कर देंगे, इस टेम्परेचर को अगर 4 गुना कर दें, तो जो RMS है वो दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ताप को कितना किया जाए, बढ़ा करके 4 गुना किया जाए। देखो ये ट्रिक से ही क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रख लेना इस बात का। आप अगर फॉर्मूला रखने बैठ गए ना, आप चकमा खा जाओगे। हर जगह फॉर्मूले काम नहीं आते हैं, ध्यान रखना। थोड़ा सा सीख लो, अपने आप को स्मार्ट बनाओ। आप सोल्व करके देखते, अगर 4 ऑप्शन रख करके देख लेते, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या बताऊंगा इसमें तो मैं आप लोगों को। देखो सीधा सा है, जेड बराबर PV/NRT। जेड जाना जाता है, जेड को संपीड्यता कारक के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में मैंने खूब बता दिया, कुछ बताने लायक है ही नहीं। देखो रेक्टिफिकेशन ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखो देखो मैंने सब जगह लिख रखा है जो जिसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ये 2016 की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड में। ठीक है, आगे चले। अब देखो एक बहुत इजी क्वेश्चन जो 2016 की एग्जाम में पूछा था। स्तर मोलर आयतन पर खींचे गए दाब और ताप के ग्राफ में खींची गई रेखा कहलाती है। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग इस तरह का ग्राफ बनाते हैं P और V में, तो आपको कांस्टेंट रखा था, तो किस तरह का ग्राफ है ये, समताप। ठीक है, ये क्या कह रहा है, दाब और ताप में ग्राफ बनाना है, P और T में ग्राफ बनाना है स्थिर आयतन पर, तो इसको क्या बोलेंगे, सम आयतनी। याद है कौन सा नियम है ये कैसुलेक का नियम है। देखना आप लोग, देखो बहुत कुछ बता दिया है मैंने आप लोगों को, अगर आपको याद हो तो। सारा कुछ 4-5 क्लासों में इतना कुछ बता दिया है कि आपको कहीं कोई इश्यू नहीं होना चाहिए बिल्कुल। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, बस कुछ करना ही नहीं था। अब देखो आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन करना है आपको सारा सोल्व। केमिस्ट्री से ही सिलेक्शन होगा सेकंड ग्रेड में, पहले बता देता हूं। आप किसी को भी उठा के देख लो, आपका जो भी बंदा आज तक सिलेक्टेड हुआ है वो यही कहेगा कि मेरी केमिस्ट्री सबसे बेस्ट थी। सारे क्वेश्चन पढ़ने, एक भी नहीं छोड़ना है। स्थिर आयतन, स्थिर मोलर आयतन, तो समायतनी रेखाएं बनेंगी। बताओ इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। बस सिलेबस पूरा पढ़ लेना, बस सबसे बड़ी चीज ये सेकंड ग्रेड की भाई साहब। आप फिर देखना, बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो जो लाइन लिख रखी है उन लाइनों को पढ़ लो आप लोग बस। आगे चलते हैं। ये देखो मैंने जो बताया था वही क्वेश्चन पूछ लिया। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं, देखो कौन से एग्जाम में पूछा गया, पहले तो ये ध्यान रखना आप। मैं कुछ एग्जाम्स में मैंने लिखा नहीं है। देखो ये स्पेशल एजुकेशन की एग्जाम हुई थी, स्पेशल एजुकेशन 2015 में ये क्वेश्चन आया। स्पेशल एजुकेशन सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है, जिसमें सेकंड ग्रेड के ही टीचर बनते हैं, वो स्पेशल एजुकेशन के होते हैं। उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, और उसमें ये पूछा गया था कि जो CO2 का क्रांतिक ताप कितना है। और अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, CO2 का क्रांतिक ताप मैंने आज ही बताया है, ये आपका CO2 का क्रांतिक ताप है। और अगर इसी को सेंट केल्विन में लेते तो 403.10 केल्विन। चेक कर लो भाई आप लोग, सारा का सारा। आपको कहीं कोई कंफ्यूजन किसी भी जगह नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें तो मैं बताऊंगा ही क्या, देखो ये तो मैं नहीं बता रहा, बस मैं आपको इतना सा बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन था वो संस्कृत एजुकेशन के डिपार्टमेंट की जो 2018 की सेकंड ग्रेड थी उसमें पूछा गया था, ध्यान रखें। अब इसमें तो देखो मैं कुछ भी नहीं बता रहा आप लोगों को, अब बताने की स्थिति है ही नहीं। अगर आपको वांडरवाल समीकरण याद नहीं है तो फिर आपने पढ़ा ही नहीं चैप्टर, इसका मतलब ये मान के चलना। और मैं एक बार हिंट तो क्या दे दूं, वही सीधा ही बता देता हूं, P+AN² अपॉन V और V - NB
दिस इज इक्वल्स टू nRT। ये आपका वान डेर वाल समीकरण था। अब आप देख लेना ये कौन से में है, कौन से में नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आपका सारा करेक्ट हो जाएगा। वी सॉरी यहाँ पे वी स्क्वायर आपका वी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी बराबर nRT। ये आप लोग ध्यान रख लेना, यहां तक चेक करो भाई आप लोग एक बार, आपको कहीं कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखो ये सारे वो क्वेश्चन है, मैं बता दूं ये क्वेश्चन भी संस्कृत एजुकेशन की 2018 की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वान डेर वाल्स इक्वेशन है आपकी P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी। थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थिर दाब पर एक गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट या नियत प्रेशर। अब आपको ये तो पता होना चाहिए, मैंने ये भी कहा था कि V अपॉन टी बराबर नियतांक, और मैंने ये कहा था कि ये कौन सा नियम है। बहुत अच्छा, अब देखो ये तो याद रखने की चीजें हैं। बोयल का नियम क्या था, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैंने क्या बताया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, और मैंने कहा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अवगाद्रो नियम, ठीक है, चार्ल्स का नियम, पायल का नियम, और एक गैसुलेक का नियम और था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ध्यान रखना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको चार्ल्स का नियम करके आना है। क्लियर है, ये सब एकदम इजी। मैं फिर कह रहा हूं सेकंड ग्रेड का पेपर बहुत इजी आता है, बस सिलेबस सारा कवर होना चाहिए। केमिस्ट्री की तो ये कंडीशन है कि अगर आपने लाइन टू लाइन भी पढ़ ली तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं बता दूं कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है संस्कृत एजुकेशन वाली में ही 2018 में आपको पूछा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूरे हो गए क्वेश्चन। देखो ये जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन हैं, 8-9 क्वेश्चन हो गए क्या, हो गए होंगे 8-9 क्वेश्चन। कोई नहीं, ठीक है। तो देखो ये आज की क्लास हमारी खत्म। जितने भी संस्कृत एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन में इस गैसीय अवस्था से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास आएगी कुछ न्यूमेरिकल्स की, कुछ क्वेश्चंस की, जो भी हम लोग लाइव डिस्कस करें यूट्यूब पर भी और ऐप पर भी। और देखो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े और बच्चों को जोड़े। मैं बता रहा हूं एक सेकंड ग्रेड का बहुत बेहतरीन बैच हम लोग देने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।